talk about the complete strategy for GATE 2025 और ये GATE 25 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए और एक बार कंफर्म कर दीजिए आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। फटाफट सब लोग आ जाओ भाई। लेट मी चेक इफ वी आर लाइव। यहां से तो लाइव दिखा रहा है चैनल पे। हाँ, चैनल पे नाउ वी आर लाइव। चलिए, तो आई थिंक ऑडियो वीडियो सब आ रहा है। चलो बच्चों, फटाफट एक बार सेशन का लिंक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड टुडे आई हैव द एंटायर टीम एग्जाम दोस्त विद मी। थोड़ी ही देर में अगर हो पाया तो साकेत सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, ड्यू टू सम स्टॉर्म्स एंड एवरीथिंग, पावर कट की वजह से अभी वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, बट आई विल ट्राई एंड गेट यू ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर देयर for the GATE 2025 preparation. So first of all, I would like to welcome Shankar sir and Kamesh sir, who are there with me in this session. Thank you, sir. तो चलिए शुरू करते हैं यार। थोड़ा क्यूए टाइप में इस सेशन को कंडक्ट करते हैं आपके लिए स्ट्रैटेजी। तो फटाफट वे में मैं क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा शंकर सर और कामेश सर से, आप लोगों के लिए मैक्सिमम स्ट्रैटेजिक पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शंकर सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, जैसे कि नेटवर्क्स एंड डिजिटल। तो सर से हम बात करते हैं कि जब एक गेट 25 एस्पिरेंट सर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है जून के मंथ में या जुलाई के मंथ में, तो स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, किन चीजों का उसको ध्यान रखना चाहिए, हाउ कैन ही मेक श्योर कि उसका एक अच्छा स्टार्टिंग होता है और वो आगे उस मोमेंटम को, उस टेम्परामेंट को कैरी कर पाता है। ठीक है सर। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, जब स्टार्ट करने समय पे वी शुड आल्सो थिंक अबाउट द एंडिंग। जैसा अभी तो गेट का प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए तो जुलाई पे स्टार्ट हो रहा है, हमारा हाथ में कितना महीना बाकी है? सर एग्जैक्टली 7 months आर इन आवर हैंड। सो 20 days और 1 month तो चाहिए रिविजन के लिए। इसके अलावा हमारे पास 6 महीने है। सो 6 महीने को हमारे पास कितना सब्जेक्ट है? 10 सब्जेक्ट तो है। इसको पार्ट्स में डिवाइड करके हर सब्जेक्ट को कितना टाइम मिल रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस तो करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसा आपने बात किया ना सर, जो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ना, शुरू पे ऐसा होते हैं, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। जैसा दे नीड टू स्टार्ट इनिशियली, दे मे थिंक ऑफ प्रिपेयरिंग 6 hours a day or 3 subjects at a day so that I can complete fast, because when we start anything we are very interested to do the things. But बच्चों, आप लोग ये सोच लो, आपका प्रिपरेशन का जर्नी ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। ऐसा होना चाहिए आप कुछ भी करो, इट शुड बी, यू शुड बी एबल टू डू दैट अप टू द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन। जैसा इनिशियली स्टार्ट विथ 2 hours ओनली और 3 hours ओनली, एक सब्जेक्ट से शुरू करो। थोड़ा सा टाइम के बाद योर बॉडी इज ऑल्सो हैबिचुएटेड टू दैट, योर माइंड इज हैबिचुएटेड दैट, स्लोली इंक्रीज इट। सो फेज आपका ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लीनियरली इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं अभी सर 2 सब्जेक्ट से शुरू करता हूँ, बीच में आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज द थिंग्स, इसके बाद 1 सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आई विल बी लैगिंग एंड आई विल बी डिस्कनेक्टेड, देन आई विल फील द नेगेटिविटी एंड आई विल बी लूजिंग द व्हाट वी कॉल द कंपटीशन और लूजिंग द मोमेंटम। ऐसा नहीं होना चाहिए। माय सजेशन, इफ यू वांट टू गो फॉर द प्रिपरेशन, एकदम स्लो से शुरू करो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्लोली 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 इसको इंक्रीज करके एक पॉजिटिविटी फील करना चाहिए आपको प्रिपरेशन पे। एंड प्लीज think up to the end of the examination, not only the beginning. That's it, sir. तो बच्चों, शंकर सर का पॉइंट बहुत अच्छा था। मैक्सिमम बच्चे स्टार्टिंग एकदम जोश से करते हैं, बीच में आके ना कहीं वो मोमेंटम को लूज कर जाते हैं। तो स्टार्टिंग में इतना बर्डन आप मत लेना कि इसको कैरी ही ना कर पाओ। स्ट्रैटेजी ऐसी रखो, अपना शेड्यूल ऐसा रखो विच इज सस्टेनेबल, जिसको आप अगले 6-7 महीने तक कैरी कर पाए, और आपके एफर्ट्स ना इंक्रीजिंग होने चाहिए ओवर द 6 months पीरियड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कामेश सर से रहेगा। सर, जब भी कोई बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल एंड टू एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि वो सब्जेक्ट को मास्टर कर पाए? चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, कैसे उस सब्जेक्ट को डील करना चाहिए, क्या क्या चीजों, जैसे प्रैक्टिस हो गया, रिवीजन, टेस्ट, मतलब किस तरह से सब चीजों को साथ लेके चलना है? सर ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये नीड समझनी चाहिए कि वो किस एग्जामिनेशन को फोकस कर रहा है, किसकी प्रिपरेशन कर रहा है। अगर एक बच्चा गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए उसे सबसे पहले ये समझना होगा कि उस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं और हम रैंडमली कुछ भी चीजें पढ़ते हैं तो एट द एंड हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते जो एग्जाम की हमसे एक्सपेक्टेशन है। तो उस एक्सपेक्टेशन को जानने के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं गेट एग्जामिनेशन के या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के, वो हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं कि एग्जाम में किस लेवल का पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किस लेवल का पूछा जाता है। जब हमें उसका आइडिया मिल जाता है तो सेकंड चीज आती है कि हमें जो पढ़ना है वो ऐसे राइट टीचर से पढ़ना है जो उसके लिए रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस रखता हो, उसके पास वो पूरे के पूरे एक्सपीरियंस हो जिसके थ्रू उसने स्टूडेंट्स को वहां तक पहुंचाया हो। तो उसकी वजह से उसको क्या हेल्प मिलती है कि टीचर एक बाउंडेड लेवल में, बाउंडेड एरिया में आपको सब्जेक्ट को डील कर रहा होता है और बच्चे का वो सब्जेक्ट का जो फंडामेंटल है वो उसी दायरे में कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो जितना सफिशिएंट डेटा होता है उसके पास पहुंच जाता है। फिर आपकी सर टेस्ट सीरीज आ जाती है, उन टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में और कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि भैया नया क्वेश्चन अगर एकदम से आ जाए तो हम उसे कैसे टैकल करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी अगर वो किसी सब्जेक्ट में लगाता है तो वो एग्जाम पर्पज से उसमें मास्टर कर जाता है। और फिर अगेन अगर उसको उस सब्जेक्ट में और बियॉन्ड जाना होता है तो उसकी कहीं ना कहीं, जैसे कि हम अपनी क्लासेस की बात करें तो उसमें एक लिंक छोड़ के जाते हैं सो दैट जब बच्चा कभी हायर स्टडीज के लिए भी जाए तो उसकी वो लिंक बनी हो और वहां पर भी वो इन सब चीजों को समझ पाए। तो ये शायद मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होती है बच्चे के लिए, जिसके थ्रू वो अपना एग्जाम भी अच्छा कर सकता है और फाइनली अगर वो हायर स्टडीज के लिए जा रहा है तो वहां पर भी उसका ब्रिज बन जाता है सो दैट उसको वहां पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों देखो एक बहुत जेन्युइन बात है कि बीटेक वाले बच्चों से ना बहुत एडवांस नॉलेज की एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। आप लोग यहाँ अगर अपना फंडामेंटल बना लोगे तो जैसा कामेश सर ने बोला आप कल को एमटेक करते हो, पीएचडी करते हो, तो आपको पता है वहां पे मैक्सिमम बच्चे ऐसे दिखेंगे जिनका बेस शायद वीक होगा, लेकिन वहां आपके पास एक एडवांटेज होगा कि आपका बेस फंडामेंटल एकदम क्लियर होगा। तो जब भी कोई प्रोफेसर एकदम एडवांस कॉन्सेप्ट डील करता है ना, आप तुरंत उसे कनेक्ट कर पाओगे अपनी गेट की तैयारी से। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना बहुत जरूरी है। सब कुछ करने की कोशिश करोगे कि यार मैं ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, हर सब्जेक्ट को इन डिटेल चला जाता हूं, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं हम लोगों के पास जो बुक्स होती है ना, एक सब्जेक्ट तो छोड़ो एक एक यूनिट की बुक होती है, तो अब आप कितना डिटेल में जा सकते हो। इंजीनियरिंग एक इनफाइनाइट ब्रांच होती है, चाहे कोई भी ब्रांच उठा लो उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी आगे जा सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलो। इसीलिए अलग अलग डिग्री बनाई गई है, बीटेक, एमटेक, पीएचडी। अगर पीएचडी लेवल की पढ़ाई बीटेक में ही कराने लगेंगे ना तो बच्चा उसको सस्टेन कर पाएगा और ना ही उसका कोई एडवांटेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा साकेत सर की तरफ रहेगा। सर जब मैं तैयारी करने बैठता हूं ना, मेरे पास ढेर सारे रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ज्यादातर चीजें इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो बच्चे के मन में ना कहीं फोमो हो जाता है, 10 जगह से वर्कबुक कलेक्ट कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गए, फिर आपके पास गेट हो गया, ईएससी हो गया, एजेई हो गया, लेक्चर्स उसके पास 10 तरह के टीचर्स के आ जाएंगे एक सब्जेक्ट के। अब वो जब इतना भंडार बना लेता है ना, तो वैसे ही एक तो सिलेबस इतना बड़ा है, ऊपर से उसके पास एक सब्जेक्ट के रिसोर्सेज कई ज्यादा है। तो इस फोमो को कैसे अवॉइड करें, क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट की जिससे कि वो लेजर फोकस्ड वे में तैयारी भी करे, सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाए? क्योंकि मैंने ऐसा देखा अक्सर अगर बच्चे रॉन्ग कोर्स या रॉन्ग टीचर को चुन लेते हैं ना तो एक सब्जेक्ट ही पूरा नहीं कर पाते, लेट अलोन 10 या 12 सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाना। गुड इवनिंग एवरीवन। सर जस्ट लेट मी नो वंस कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैं Yes, sir, yes, क्लियर है। तो सर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर हम लोग करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग लास्ट एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा गेट की जर्नी में। तो देखो जब हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, डेफिनेटली हमें कई बार लगता है कि हमको सारे रिसोर्सेज के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने चाहिए, लेकिन अगर आप हम लोगों के एक्सपीरियंस पे ऊपर ट्रस्ट करते हो और हमारे गाइडेंस के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हो तो एक चीज समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आप फंडामेंटल क्लियर करो। ठीक है, फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। जहां से जो भी रिसोर्स आप फॉलो करते हो, जैसे सपोज अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए मुझे फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो जो भी फंडामेंटल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, आपको उस फंडामेंटल को क्लियर करना है।
ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये एक स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं है कि आप अगर 4 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस या रिसोर्सेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो उसी में से कोई एक आ जाएगा और आपके पास आंसर रहेगा और आप देखते ही उसको आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो कोई भी न्यू क्वेश्चन आए, है ना, आप उस टाइप के क्वेश्चन को आराम से डील कर पाओगे। तो इसलिए आपको ज्यादा रिसोर्सेज सॉल्व नहीं कर पाए या ज्यादा वर्कबुक या मॉड्यूल को सॉल्व नहीं कर पाए, इस चीज से डरने की बजाय आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आप जो भी कोर्स फॉलो कर रहे हो उसमें आपको पूरा फंडामेंटल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कराया जाए, और ये मेक श्योर कर लो, है ना, आप सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले ही देख लो कि आपके सिलेबस प्रॉपर्ली टाइम पे खत्म होंगे कि नहीं होंगे, आपको ये गारंटी मिल रही है कि नहीं आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है कि नहीं कि आप रिवीजन कर सको, टेस्ट सीरीज में अपीयर हो सको। अगर ये सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही है तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप एक रिसोर्सेज को फॉलो करके आप आराम से अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस है तो मेरे को सभी चीजें पढ़नी है। पहले आप देखो कि पूरे सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाए, फिर टाइम बचता है अगर आपके पास तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है या जो बहुत टफ होता है या जहां से ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही समझ में आएगा, जब आपको एक टीचर गाइड करेगा तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इस टॉपिक में आपको थोड़ा ज्यादा कमांड करना है, ये टॉपिक थोड़ा इजी है। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज्यादा वर्कआउट करना है तो फिर आप देख सकते हो अदर रिसोर्सेज को या टेक्स्ट बुक को उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फॉलो कर सकते हो, है ना। यूट्यूब में उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए ट्राई कर सकते हो कि क्या कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको मिल पा रहा है कहीं से। तो ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको इस टाइप का एफर्ट डालने की जरूरत है, ना कि एंटायर सब्जेक्ट पे। सर और बच्चों जैसा साकेत सर ने बोला ना, फोमो वाली फीलिंग मत लाओ कि इतना सब कुछ है, सब कुछ करके जाना है। गेट ने कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ कि इतनी किताबें करके आओगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। एज लॉन्ग एज आपका टॉपिक क्लियर हो जा रहा है, मान लो आपने किसी टॉपिक पे 20 क्वेश्चन लगाए और आपसे सारे क्वेश्चन बनने लग गए, आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, देन मूव ऑन। आपके पास ऐसे हजारों टॉपिक है जो कवर करने हैं, ये नहीं कि एक ही को मास्टर करते हुए उस पर इतना टाइम स्पेंड कर दें, उसके चक्कर में 4 और टॉपिक अपने को स्किप करने पड़ जाएं। तो जैसे अभी एक बच्चा कमेंट में लिख रहा था, अगर आप क्लास क्वेश्चन लगा रहे हो प्लस डीपीपी लगा रहे हो प्लस पीवाईक्यू लगा रहे हो, पहले तो मैं कहूंगा बेटा तारीफे काबिल, आप एफर्ट कर रहे हो अगर इतना भी कर ले रहे हो। बट अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत से बच्चों के पास टाइम नहीं होगा, मे बी कॉलेज गोअर्स के पास या वर्किंग स्टूडेंट्स के पास, तो आप क्लास क्वेश्चन और डीपीपी एटलीस्ट कवर कर लो। थोड़ा टाइम बचता है तो वीकेंड्स पे एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू कर लो, फिर जो बचा हुआ रिसोर्स है ना आपके पास, आप उसे रिवीजन में लगा लेना। हम एग्जाम दोस्त पे बेटा कोशिश हमेशा ये करते हैं ना कि आपको इतना मटेरियल दे दें कि आपको और कहीं से कुछ भी बोरो करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये मत सोचो कि ये सारा का सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाना है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका ना फेब तक का सारा कंटेंट आपके पास रहे, ताकि अगर मान लो हमने आपको एक सब्जेक्ट में अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से लेटेस्ट से हमने आपको 1500 या 2000 क्वेश्चन दे दिए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 700-800 क्वेश्चन लगा पाए, आपके पास और क्वेश्चन बच गए। अब 300-400 क्वेश्चन रिवीजन में लगा लेना, फिर सेकंड रिवीजन में और 200 क्वेश्चन कर लेना। तो ऐसा भी नहीं है कि 1500 के 1500 करके जाने, पहली बात तो ये मैंडेटरी नहीं है। तो जैसा साकेत सर ने बोला वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, अगर टॉपिक डिफिकल्ट है तो उसके ज्यादा क्वेश्चन लगा लो। जैसे माने अगर आप कंट्रोल में नाइक्विस्ट कर रहे हो, ज्यादा क्वेश्चन कर लो, ब्लॉक डायग्राम कर रहे हो, थोड़े कम में काम हो जाएगा। सभी के सारे क्वेश्चन लगाने हैं वरना कुछ छूट जाएगा, आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, इस फोमो को निकालिए। अगर लेक्चर में बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो आप सही ट्रैक पे हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा शंकर सर से रहेगा, क्योंकि शंकर सर काफी सारे कॉलेज वाले बच्चों को गाइड करते हैं। सर कहीं ना कहीं कॉलेज स्टूडेंट का और एक वर्किंग प्रोफेशनल का डेली रूटीन तो एक जैसा ही होता है, तो ये लोग कैसे कंपीट कर सकते हैं ड्रॉपर्स के साथ, क्योंकि ड्रॉपर के पास टाइम बहुत अवेलेबल है, सिलेबस हमारा इतना वास्ट है, तो एक कॉलेज गोअर कैसे मैनेज करेगा इस सिलेबस को, अगर कोई बच्चा जून या जुलाई से स्टार्ट कर रहा है एंड ही इज हैविंग ओनली 7 months ऑफ टाइम। यस सर। सर ये तो सही है, जैसा एग्जाम विल बी सेम वेदर यू आर ए कॉलेज गोयर वेदर यू आर ड्रॉपर, आपके पास पूरा
1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, जब भी आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते। लाइक देर आर सम पीपल हु स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन द February. There are the people, some people are sitting in the home for 10 hours, 12 hours every day and preparing for this exam. ये सभी लोगों को competition तो same है. So you people need to compete with these people. That is, you people are going to college, spending 9 to 6 there, and बाकी टाइम तो मैनेज कर रहा है आपका कोचिंग के लिए और रिवीजन के लिए, एग्जाम के लिए. So please understand the reality. It is not, I mean, it is not the same for both of you, but एग्जाम तो सेम है, आपका लाइफस्टाइल तो अलग है. सो इस केस में आप लोग क्या करना, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक होना चाहिए. एक चीज आपके हाथ में जो है ना, दैट इज संडे, वॉट एवर द वीकेंड्स, हॉलीडेज जो होता है ना, सेमेस्टर का ब्रेक में, फेस्टिवल के, ये सभी वॉट एवर द टाइम यू विल बी गेटिंग ना, यू शुड यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम. ऐसा मत करना जैसा सर वीकेंड आ रहा है, संडे आ रहा है, मैं छुट्टी लेता हूँ सर, बिकॉज बाकी लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना वो भी ले रहा है सर. ऐसा मत लेना, बिकॉज दे विल बी वर्किंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फुल टाइम एंड टेकिंग ए हॉलीडे ऑन संडे इज फाइन. बट आप लोगों को क्या, कॉलेज जाने वाले बच्चों, जॉब करने वालों के लिए संडे इज द टाइम और वीकेंड इज द टाइम वेयर यू गेट द मैक्सिमम टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. ये एक चीज है. दूसरा चीज तो ये है, कॉलेज का समय पे भी you may not be able to read the new things, but you can revise what you have studied already. आजकल क्या हो ना, पूरा प्रिपरेशन आपका मोबाइल पे है, so you can take the PDFs to the college, you can do the practice in the free time. So नहीं सर, कॉलेज पे नहीं हो पाएगा, 1-2 घंटे तो मिलेगा, कोई भी कॉलेज पे आप जा सकते हैं, 1 hour 2 hours आपका टाइम तो मिलेगा, और ट्रैवलिंग का समय पे आप PDF रिवाइज कर सकते हैं. ऐसा थोड़ा सा आपका टाइम मैनेज करना चाहिए. इसके अलावा एक रियलिटी तो ये है, आपके पास कितना टाइम है. सर मेरा पास 6 months of time is there, around 180 days का time is there. In that effectively maybe keeping some buffer and all, maybe 150 days I will be having. So how much effort I need to keep to complete all the syllabus based on my current level? You should assess yourself. Say you require some 900 hours or some 800 hours of effort. Just divide this 800 with 150. How many hours minimum you should keep per day you will get. Calculate for per week also, because every day you cannot do it with the same, but keep it as a weekly target. Whatever the leftover, na, that you finish it on Saturday, Sunday. So these kind of strategical way, if you follow, definitely you can compete with whoever preparing for a long-term droppers, and you can succeed. We have seen many students who are college goers, third year itself, who got below 100 rank also this year. So you will be also able to do it, but go strategically. Thank you, sir. तो जैसा बेटा शंकर सर ने बोला ना, मेरे साथ भी यही फोबिया था. जब मैं कॉलेज के अंदर था तो मुझे लगता था कि यार बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं, कंपीट कैसे ही कर पाएंगे, रैंक कैसे आएगी. लेकिन आपको ये भी समझना होगा, अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है ना, तो आप स्मार्ट वे में प्रिपेयर करें, रेदर देन कि आप सोचे कि जितना ड्रॉपर कर रहा है ना उतना ही मैं करूं. जैसे आप क्वेश्चंस के रिसोर्स अपने लिमिट कर लीजिए. आप कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते या अननेसेसरी पार्ट को फिल्टर कर देना चाहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली ओके. वो सारी चीजें आप इंटरव्यू के लिए बाद में भी कर सकते हैं. लेकिन आप प्रीवियस ईयर, जैसे कामेश सर ने बोला, प्रीवियस ईयर को पहले देख करके आप समझ लो किस लेवल तक की चीजें पूछी जा रही हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज रह रहा है एग्जाम के अंदर, और आप प्रायोरिटाइज कर लो उस हिसाब से चीजों को. जैसे आपको ये पता है, मान लीजिए कि लेटर से EMFT है, आपको EMFT टफ लगता है लेकिन 5 ही नंबर का आएगा, तो ठीक है, आप उसके ऊपर कंट्रोल सिस्टम को, मे बी नेटवर्क एनालिसिस को, इनको प्रायोरिटाइज कर लो, क्योंकि इनका वेटेज गारंटीड है, ज्यादा रहेगा. फिर आपको ये पता है यार इन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन से टॉपिक नहीं आते, जैसे ग्राफ थ्योरी नहीं आता. अब मान लो ये अदर्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मेरे पास 7 months ओनली है, उसमें मेरा गेट एक टारगेट है, तो मैं ऐसे टॉपिक्स को स्किप कर सकता हूं जो गेट के सिलेबस में नहीं है या गेट में बहुत रेयरली आस्क्ड है. मैं जानता हूं रिस्क ले रहे हो, 1 या 2 नंबर का आने को आ सकता है, बट इट इज वर्थ टेकिंग अ रिस्क. जब आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आप ये देखो उस लिमिटेड टाइम में कैसे मैक्सिमम वेटेज की आप तैयारी कर सकते हो, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन रिसोर्सेज के क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं. जैसे PYQ तो मैंडेटरी है, पूरा PYQ नहीं कर पाए, एटलीस्ट लास्ट 10 years 20 years इतना तो करके जाइए. तो आप अपने आप को लिमिट कर लो, आप उनसे एफर्ट में कंपीट मत करो, आप अपना एफर्ट उतना डालो जितना आपके लेवल पे रियलिस्टिक है. आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है, क्योंकि अगर रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे एक ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी, आप कर ही नहीं पाओगे, आप कहीं ना कहीं एकदम से डिमोटिवेट हो जाओगे, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला. अगली चीज क्या होती है जो मैं कामेश सर से पूछना चाहूंगा, सर ने इस पे सेशन भी लिया था कि सर जैसे अब बच्चों का सिलेबस बढ़ेगा तो अब बच्चे क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के बाद भूलने लग जाएंगे पीछे का.
तो बच्चा कैसे एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए कि हमने कल को नेटवर्क सीखा, तो मैं नेटवर्क को ना एग्जाम तक कैरी कर पाऊं, उनके लिए कुछ टिप्स ऐसी जो बच्चों को फॉलो करनी चाहिए। देखो, इसमें सबसे बढ़िया तरीका तो मैंने जैसा कि सेशन में बताया था, सर ने बोला, मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने साइक्लिक रिवीजन प्रोसेस के बारे में आपको बताया था कि लेट अस सपोज आप अब स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, सपोज 1 जुलाई से आप स्टार्ट करते हैं और जुलाई के 20 से 25 दिन में सपोज आपका कंप्लीट होता है एग्जांपल के लिए डिजिटल या नेटवर्क सब्जेक्ट। फिर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होता है सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कंट्रोल सिस्टम, आप उसको स्टार्ट करते हैं, मान लो कहीं पर भी पढ़ रहे हैं आप या एग्जाम दोस्त पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब आपका तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो पॉसिबिलिटी है आपकी फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो आप भूलने वाले होंगे और आप लग भी रहा होगा कई बार कि मैं नेटवर्क के काफी कॉन्सेप्ट भूल चुका हूं जबकि मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो आपको कोशिश करनी है कि जिस टाइम पर वो आपका फ्रेश सब्जेक्ट चल रहा है 3rd नंबर का, तो आप फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दें पैरेलली, सो दैट आप उसको कभी भूले ना। ऐसे ही आप 4th सब्जेक्ट जब स्टार्ट करें तो 2nd वाले को रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, 5th वाले को स्टार्ट करें तो फिर से आप जिस सब्जेक्ट को काफी गैप हो गया उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। इसको साइक्लिक रिवीजन प्रोसेस बोलते हैं, जिसके थ्रू आप क्या हो सकता है कि जब आप दिसंबर में पहुंचेंगे तो आपके हर सब्जेक्ट 2 से 3 बार रिवाइज हो चुके होंगे, तो आपकी भूलने की पॉसिबिलिटी कम होगी और आपको उस टाइम पर घबराहट भी नहीं होगी। आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे कि हाँ, मैंने अच्छा खासा इसमें रिवीजन किया है सब्जेक्ट को और ये सब्जेक्ट मेरा एग्जाम में साथ देने वाला है। इसलिए आपके लिए सबसे बेनिफिशियल बात होती है अपने सेल्फ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना। और शॉर्ट नोट्स में मैं हमेशा बोलूंगा आपसे, बेटा आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने की कोशिश करो, जिससे क्या होता है कि आपका जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, वो आपकी खुद की पहचान होती है। आपको जिस टॉपिक पर डिफिकल्टी लग रही है या आपको लगता है कि ये जो टॉपिक है ये मोर इंपोर्टेंट है आपके हिसाब से, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में रख सकते हैं। आपको लगता है कि ये फॉर्मूला याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है, तो आपकी वो ट्रिक भी हो सकती है उसमें। आपको लगता है कि ये फॉर्मूले मैं फ्रिक्वेंटली भूल जाता हूं, तो आप उन फॉर्मूलेस पर फोकस कर सकते हैं और जिन जिन पर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी आप उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको लास्ट में हेल्प करेंगे। और शॉर्ट नोट्स तभी बनाओ जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हो, आपने प्रैक्टिस कर ली हो, तब आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें से कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, कौन से एग्जाम में बार बार आए हैं और कहां पर मैं गच्चा खा जाता हूं, कहां पर मैं डिफीट खा जाता हूं। तो आप उस शॉर्ट नोट्स में अपने इंक्लूड कर लेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। साइक्लिक रिवीजन करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और आती है बेटा कि जब आप रिवीजन करेंगे दिसंबर और जनवरी में, तो आपके पास बर्डन होगा 10 सब्जेक्ट का। इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूं और हर टीचर जो एक्सपीरियंस रखता है वो हमेशा, जैसे हमारी टीम में सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उस सब्जेक्ट को कम से कम टाइम में हम बाइंड अप करने की कोशिश करें। हमारी उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हाँ, तब भी फिर भी 5-10 आवर्स हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीज और फ्लक्चुएट हो जाता है, बिकॉज कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हो आप अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको कम से कम समय में बाइंड अप कर दिया जाए। उससे क्या होता है कि आपको जब रिवीजन कर रहे होगे 10 सब्जेक्ट का, तो आपके पास जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आवर्स होंगे सारे सब्जेक्ट के मिला के, उनको रिवाइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप ये भी मेक श्योर करें कि आप जब वो सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो वो आपका बहुत मतलब नोट्स के फॉर्म में अगर हम देखें तो वो कम साइज में होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट में मान लो 5-6 नोट्स भरे हुए हैं तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है उसको रिवाइज करना। और इवेंचुअली मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितने बच्चों से बात की है जिन्होंने रैंक लेकर आए हैं, कई बार बोलते हैं कि सर 5-6 कॉपी के नोट्स हो गए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो मैंने एट द एंड दिसंबर में उसको विड्रॉ ही कर दिया। इसका मतलब वो मेहनत ही खराब हो गई उस बच्चे की, जिसने जून में या मई में उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ा, 5-6 नोट से उसने रिवाइज ही नहीं कर पाए। तो आप मेक श्योर करो कि आपका वो थोड़ा कंप्रेस वे में हो, और आप अगर थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, कोई सब्जेक्ट बहुत लेंथी भी होते हैं, कुछ बड़ा भी साइज होता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट की बात करूं जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट होता है, एनालॉग सर्किट थोड़ा बड़ा होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट होता है, इन दैट केस आप शॉर्ट नोट्स पर थोड़ा अच्छा फोकस करें, थोड़ा टाइम दें, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है सर। और बच्चों देखो, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा ना, जैसे कि सर ने बोला साइक्लिकली रिवीजन करो, तो पहला रिवीजन आप अपने फुल नोट्स से कर लो। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो उस समय पे आप शॉर्ट नोट्स निकाल लो। और रिवीजन में 2-3 चीजों पे ध्यान रखना। एक तो नोट से आपको रिवीजन करना है, पहला रिवीजन फुल नोट से, सक्सेसिव रिवीजन शॉर्ट नोट से। बट रिवीजन के साथ साथ कुछ चीजें प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि क्या होता है कई बार टीचर का कराया हुआ क्वेश्चन देख के आपको लगेगा ठीक है यार, ऐसा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 होता था, मैं कर लूंगा। लेकिन जब तक आप किसी अननोन क्वेश्चन पे वो लगाओगे नहीं ना, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है।
और रिवीजन के बाद आप टेस्ट जरूर देना ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी अंदाजा मिले। बहुत से बच्चे जो है ना टेस्ट से भागते रहते हैं, डरते रहते हैं कि टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देंगे, कहीं मार्क्स कम आ गए तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तो टेस्ट से भागना मत, क्योंकि मार्क्स कम आए तभी तो पता चलेगा कि कहां पे वीकनेस है और फिर आप उस पर काम कर पाएंगे। और भाई ये जो ब्रायन लारा आईडी से बच्चा आया हुआ है, अभी बेटा पूरा शेड्यूल बताएंगे आपको, क्लियर हो जाएगा ईडीसी कब आने वाला है, ठीक है, डोंट वरी, बट स्पैम मत करो चैट को। तो यहाँ पे मैं साकेत सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो कि एक बच्चा चैट में भी लिख रहा है, सर बहुत बार क्या होता है बीच में हमारा मोमेंटम लूज हो जाता है तैयारी का, जैसे कि बीमार पड़ गए या कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई या कुछ भी रीजन हो गया, डीमोटिवेट हो गए, नहीं पढ़ पाए, तो बहुत सारे बच्चे ना उस रिग्रेट को ही ओवरकम नहीं कर पाते कि यार मेरा तो 1 महीना वेस्ट हो गया, अब तो मेरा रैंक आएगा ही नहीं। तो कैसे उस फीलिंग को ओवरकम करके आगे वाले महीनों पे फोकस किया जाए, या जो भी मैंने लैग किया है 1 महीने में, जो भी मैंने लूज किया है, 15 दिन जो मैंने लूज किया है, उसको कैसे मैं क्या कहेंगे कंपेंसेट करूं आगे जाने वाले मंथ्स में। सर जैसे ये डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि सभी ह्यूमन बीइंग है और सभी के लिए सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं और इतना आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकता कि एक बार अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो पूरे थ्रू आउट द ईयर हम बहुत अच्छे से उसको कैरी कर पाए। और मुझे लगता है कि ये चीज 90% लोगों के साथ होती ही होगी कि कहीं ना कहीं उनका ये जो प्रिपरेशन मोड है वो कहीं ना कहीं जरूर इंटरप्ट करता होगा। तो इस चीज को सर डेफिनेटली आपको पहला चीज तो यही मैं बोलूंगा कि सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आप मान के चलो कि ये सभी के साथ होगा, है ना, ये आप अकेले नहीं हो जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे। हो सकता है कि आपके ऊपर ये पहले आ गया और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखी है, इस वजह से आप फील कर रहे हो कि ये चीज आप ही के साथ हो गई और आप लैग कर रहे हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे टाइम आएगा जब उनके यहाँ भी कुछ फंक्शन होगा या वो भी किसी वजह से लैग करेंगे तो उनका भी 5-10 डेज डेफिनेटली वेस्ट होगा, जिसकी वजह से वापस उनको प्रिपरेशन करना रहेगा। तो ये जो सिचुएशन है वहां पे आपका सेल्फ मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एक्चुअली उस एग्जाम के लिए कितने मोटिवेटेड हो और आप कितने डेडिकेटेड हो, कि आपके लिए उस एग्जाम को क्लियर करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी से अपना पूरा करियर देखते हो, आप अपने आपको गेट से ही रिलेट करके अपने अगले 10 साल को अगर आपने देखा है ना, तो आपको डेफिनेटली एक जब भी आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आप सब्जेक्ट्स को पीछे हो जाओगे, तो आप सबसे पहले अगर आप अपने गोल को देखोगे और डाउन द लाइन अगर आप 10 ईयर्स अपने आप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका ये एग्जाम क्लियर करना या बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जो आप अब तो टाइम तो चला गया, अब उस टाइम को कैसे करें, चलो मोटिवेट तो हो गए लेकिन टाइम तो अब कम है, अब टाइम कम है तो आप कैसे उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करोगे और जो सब्जेक्ट आपका रह गया है उसको कैसे फुलफिल करोगे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि पहले अगेन आप देखो कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, कितने सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं और कितने सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए थे जिसका रिवीजन बचा हुआ है ना, उन सारी चीजों को एक बार देखो और जो सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं उसमें आप फिल्टर कर सकते हो कुछ टॉपिक्स को जिसमें जिसके वेटेज जैसे नहीं है। अभी हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन इस बारे में कर लिया है कि वेटेज जिसके नहीं है आप उसको छोड़ सकते हो और उस टॉपिक को छोड़ते हुए आप अपने सब्जेक्ट को फिनिश कर सकते हो और एंटायर सिलेबस को टाइमली खत्म कर सकते हो। और ये हमेशा याद रखना है कि सिलेबस को खत्म करने के चक्कर में जिस सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था पहले, जो आपका इंटरप्ट हुआ उसके पहले अगर आपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उस सब्जेक्ट का रिवीजन हमेशा करते रहना। ये नहीं कि आपके पास टाइम कम है तो जो बचे हुए सब्जेक्ट है उसको भी उसी तरह से पढ़ने के चक्कर में आप प्रीवियस सब्जेक्ट का रिवीजन छोड़ दो, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया है अगर उसको आप रिवाइज अच्छे से करोगे तो एटलीस्ट आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसमें आप क्योंकि कुछ टॉपिक स्किप कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि आपके 1-2 मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के छूट जाए। तो उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन 65 के 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही आपका अच्छा रैंक आएगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप इस चीज का रिस्क ले सकते हो जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसको टाइमलाइन के अंदर फिनिश करने के लिए सर। और बच्चों देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी की ना वैल्यू बहुत होती है। जैसे हम मान लो आपने 15 दिन आपका छूट गया, 15 दिन आपका वेस्ट हो गया, लेटेस्ट से आप 15 दिन 4-4 घंटे पर डे पढ़ते तो 60 आवर्स आपके कवर होते। अब गेट एक ऐसा एग्जाम है ना जिसका सारा का सारा कैलकुलेशन आवर्स पे चलता है। अगर आप नेक्स्ट 60 डेज 1 आवर एफर्ट एक्स्ट्रा कर लो
या नेक्स्ट 120 डेज आधे घंटे का एफर्ट भी आप बढ़ा लो तो भी कवर अप हो गया ना भाई। तो कवर अप हो सकता है, बस जो भी आपकी चीजें छूटी हैं आप एक बार और मोटिवेट होके अपना रीजन व्हाई यू वांटेड टू गिव द एग्जाम, आप कैसी लाइफ अचीव करना चाहते हो, उस रीजन के तहत आप एक बार और एफर्ट डालिए और जो भी आपका पीछे छूटा है उसको कंपेंसेट करने के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ दैट एक्स्ट्रा एफर्ट आपको रिक्वायर्ड रहेगा, वो आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इससे पहले मैं और सवाल जवाब करूं, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं बेटा कि आयरा के फर्स्ट बर्थडे पे हम लोग आपके लिए ऑफर लेके आए थे 35% ऑफ। ये ऑफर अभी वैलिड है, यहाँ पे कोड है HBD35, दैट इज हैप्पी बर्थडे 35। तो आप इस कोड को लगा के हमारा कोई भी बैच, कोई भी रिकॉर्डेड सब्जेक्ट वाइज कैसा भी कोर्स आप परचेज कर सकते हो एट 35% डिस्काउंट। शंकर सर वापस आ गए तो मैं सर से एक सवाल, थोड़ा कठिन सवाल पूछना चाहूंगा कि सर बहुत सारे बच्चे ना भेड़ चाल में तैयारी तो शुरू कर लेते हैं कि बाकी बच्चे कर रहे हैं तैयारी तो हमें भी कर लेनी चाहिए तैयारी, लेकिन क्या गेट एग्जाम आज के डेट में वर्थ इट है देना? क्या गेट एग्जाम के थ्रू अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके तहत मुझे गेट एग्जाम देना चाहिए? और मेरे लिए क्या मोटिवेशन हो सकता है, मैं अपना वाई कैसे ढूंढूं किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए? क्योंकि मैं ये मानता हूं ना सर, जैसे अभी साकेत सर ने बात की इंटरनल मोटिवेशन की, वो आता है वाई से कि मैंने जर्नी स्टार्ट क्यों की, मैं अचीव क्या करना चाहता था। अब बहुत सारे बच्चों को वाई क्लियर नहीं होता, वो सोचते हैं यार देखो चारों तरफ माहौल है गेट का तो हम भी गेट कर लेते हैं। बट जब ये जर्नी टफ होने लगती है, जहां पे कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, तब ऐसे बच्चे होते हैं जो सबसे पहले गिव अप करते हैं। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कैसे कोई बच्चा अपना वाई फिगर आउट करे बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी? ओवर टू यू सर। यस सर। सर जैसा कोई भी गेट प्रिपरेशन शुरू करने समय, नॉट ओनली गेट, कोई भी एग्जाम आप तैयारी होना चाहिए तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क व्हाई वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ये एक तो ये है, मेरा कॉलेज में सभी लोग तो गेट प्रिपेयर कर रहे हैं सो मैं भी ज्वाइन करेगा, सभी लोग जीआरई कर रहे हैं और कोई भी पाइथन का कोर्स कर रहे हैं, शैल आई डू? डोंट डू दिस। आप लोग अपने आप एक बार सोच लो, आपका जिंदगी पे बीटेक के बाद कोई भी नौकरी करना चाहिए तो कौन सा नौकरी चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट गोइंग टू एंड फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। गेट के बाद यू आर सेलेक्टिंग वन पर्टिकुलर पाथ इन योर लाइफ। ठीक है, गेट रैंक तो मिलेगा, इसके बाद आपको मौका मिलेगा, आईआईटी मिलेगा, पीएसयू मिलेगा, सभी चीज तो ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा लाइफस्टाइल चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू लिव देयर थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। जैसा 50 years तक you will be living morning to evening in a particular field, so please select it carefully. सर कैसा सेलेक्ट करना सर? अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट। आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करने समय पे यू फील एंजॉइंग दैट, और कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट लर्निंग समय पे, और कोई भी पावर प्लांट का काम देखने पे, और कोई भी रिसर्च काम करने पे समय पे यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, देन यू कैन आइडेंटिफाई यस दिस इज माई इंटरेस्ट। ठीक है सर, ये सभी चीज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके पहले क्या करना, पहले चीज तो ये करना, अगर आप लोग गेट तैयारी करना चाहिए, कोई भी अल्टरनेटिव चीज पे जाना चाहिए, आप तो इंजीनियर है ना, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट सही से पढ़ना चाहिए। सो योर इंजीनियरिंग बेसिक्स शुड बी स्ट्रांग। इसके लिए गेट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो गेट तो गेट रैंक दे रहा है नहीं दे रहा है, पीएसयू दे रहा है नहीं दे रहा है, आईआईटी तो नहीं दे रहा है, बट वन थिंग इट विल गिव यू इज आपका फंडामेंटल्स, आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड इट विल मेक इट स्ट्रांग। इसके अलावा सर टुमारो आई मे बी गोइंग टू सॉफ्टवेयर, इसमें 3 महीने मैंने मेहनत किया तो ठीक है सर, आई विल बी एबल टू सेटल इजीली। यस यू नीड टू वर्क हार्ड हियर, बट आपको रिजल्ट जो मिलेगा ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट इज इट इज वर्थ टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम। बिकॉज आपको देखो, आप कोई भी आपका दोस्त है, बीटेक के बाद इमीडिएटली प्लेसमेंट मिला, इनको 6 लाख का 5 लाख का पैकेज मिला, बट आपने गेट ले लिया, सो 1 ईयर ड्रॉप ले लिया, ये लोग को पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग एक कमरे बंद के प्रिपेयर कर रहे हैं, इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ डिमोटिवेशन डेफिनेटली फॉर यू गाइस। बट इसके बाद क्या होता है, आप लोग आईआईटी पे गया, देन आप लोग 2 साल के बाद यू आर एबल टू मेक इट, इसके बाद आपको कोई भी प्लेसमेंट मिला, आई एम डेफिनेटली सेइंग दैट जो बीटेक के बाद जॉब लेके 2 साल के बाद दे विल बी एट ए पर्टिकुलर पैकेज, यू विल बी एटलीस्ट 2 times 3 times more than that. So maybe initially it is a kind of demotivation, but if you see a longer run, इसके बाद भी कोई भी कंपनी पे if you are an IITian, आपका रेस्पेक्ट अलग से होता है। Some companies definitely they will hire only IITians, only NITians, because tomorrow they want to go for a project, they need to show their company profile, then they need IITians and NITians. So
it is definitely worth if you prepare for the GATE exam. If anything is worth, it will not come from free. It will not come easily. So थोड़ा सा मेहनत तो करना चाहिए. Initially some sort of demotivation will be there, but it is definitely worth. GATE तैयारी करो, इसके बाद आपको IIT मिलेगा, PSU मिलेगा. ये सभी चीज नहीं मिलेंगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट, आपका सब्जेक्ट, आपका फंडामेंटल मिलेगा ना. You will become a real engineer there. इसके अलावा one thing you will be learning from the GATE journey is how to handle a problem. आपके एनालिटिकल स्किल्स यू आर लर्निंग हियर ना. टुमारो ये मे बी यू बिकम ए डाटा इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर आल्सो. दीज स्किल्स विल नॉट गो एनीवेयर. आपका गेट तैयारी करने समय पे यू विल बी मोटिवेटेड or you will be modified into a complete engineer where you will be able to handle the problems. ठीक है. So don't see GATE exam only to write the objective questions, mark it, मेरे को rank मिला, मेरे को PSU मिला, ऐसा नहीं. You learn the analytical skills and use the GATE exam. I can say one thing, use the GATE exam not only for PSU, not only for MTech, not only for immediate job. You can use the GATE exam for n number of opportunity. Technically India पे आप जिनको पे जाओ, ट्रांसको पे जाओ, यही exam, whatever may be the exam you want to go, GATE का knowledge जो है ना, it will be very helpful for you guys. So this is how you need to analyze yourself whether you are okay for it or not. But इसके अलावा if you take this as your journey, definitely it is worthful. It might be little harder, definitely, but you will enjoy it and it is definitely worth to prepare for it. Thank you, sir. तो बच्चों मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलूंगा कि गुड थिंग्स टेक टाइम इन लाइफ. अगर आपको इमीडिएट सक्सेस चाहिए तो इमीडिएट आपको अच्छा फील आ सकता है, बट हो सकता है लॉन्गर रन में ना जब आप बाकी लोगों को अपने से आगे निकलता देखोगे फिर बाद में रिग्रेट करोगे. तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन खुद से होना चाहिए कि मुझे आज पैसा कमाना है या मुझे आज ये जो 5 लाख 6 लाख या 3 लाख का पैकेज लेके कंपनी आ रही है कॉलेज में, वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, या फिर डाउन द लाइन मुझे पैकेज चाहिए 20 लाख 25 लाख 50 लाख, इस टाइप के पैकेजेस चाहिए. जैसे आप देखो कोई बच्चा अगर गेट देता, अभी HPCL का रिक्रूटमेंट आया है, वहां 17 लाख का पैकेज मिल रहा है. आप एमटेक कर लोगे, वहां पे अच्छा करते हो अच्छे कॉलेज से, तो डेफिनेटली आपको वहां से 25 लाख 30 लाख टाइप का पैकेज भी मिल सकता है. तो ये क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा कि आज 3 लाख ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कल का जो हमें 15 लाख 20 लाख टाइप का पैकेज मिल सकता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और सिद्धार्थ भाई आप एक काम करो, जो मैं लाइव डाउट सेशन लेता हूं आप उसमें आओ. आप रिकॉर्डेड बैच के बच्चे हो तो भी आप डिस्कस तो कर ही सकते हो ना वहां पे. नहीं तो मैं यूट्यूब पे AMA लूंगा तब मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा. बट अभी हमारा फोकस क्या है कि हम स्ट्रैटेजी पे चर्चा करें. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं यार. आप लोग अपने क्वेश्चन चैट में डाल दीजिए क्योंकि मेरे माइंड में जितने क्वेश्चन थे मोस्टली मैंने पूछ लिए. एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं कि देखो मैक्सिमम बच्चे टेस्ट से भागते हैं, बट टेस्ट जो है ना आप लोगों का दुश्मन नहीं होता बल्कि दोस्त होता है. क्योंकि टेस्ट आपको एक आईना दिखा देता है तैयारी से पहले कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है. अब अगर एग्जाम से पहले आपको आइडिया लग गया कि यार मेरी तैयारी में ना थोड़ी सी कमी है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो इंप्रूव कर सकते हो. लेकिन अगर आपको आइडिया ही नहीं लगा कि कमी कहां पे थी, कहां वीकनेस रह गई, और एग्जाम में जाके फेल होगे तो उससे रिकवर नहीं कर पाओगे मेरे भाई. फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा अगली अपॉर्चुनिटी के लिए. अभी जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं टेस्ट को एनालाइज नहीं कर पाता, सिलेबस छूटने का डर लगता है. मेरे भाई एक चीज बताओ, टेस्ट एनालाइज करने में हाफ एन आवर या 1 आवर लगेगा, उसमें कैसे तुम्हारा सिलेबस छूट जाएगा अगर तुमने आधा घंटा हफ्ते में एक दिन टेस्ट को एनालाइज करने में दे दिया. इम्पॉसिबल बात है. ये सारे जो चीजें हैं ना ये सिर्फ हमारे माइंड में चल रही हैं. दीज आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल थिंग्स. तो आप भागते पता है क्यों? आप लोग एक फोबिया से भागते हो कि कहीं मैंने एनालाइज किया और मुझे पता चला कि मेरा कोई टॉपिक कमजोर है तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा. अब मैं डीमोटिवेट हो गया तो मैं आगे तैयारी कैसे करूंगा? अरे भाई डीमोटिवेट होने वाली बात तो तब है ना जब आप एग्जाम में अच्छा ना कर पाओ, तब तो मैं मानता हूं आपको जेन्युइन मोटिवेशन की जरूरत है. लेकिन जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशंस के साथ मत दो ना. आप पहले से एक्सपेक्ट करके मत दो कि 25 नंबर का टेस्ट दिया तो 20 तो मैं ले ही आऊंगा, ऐसा मत सोचो. आप सोचो कि ये टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जानना कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरे वीकनेसेस क्या है. आप टेस्ट का ऑब्जेक्टिव जब तक मार्क्स रखोगे ना, सब्जेक्ट टेस्ट पार्ट टेस्ट, तो आप फेल होगे ही होगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव गलत है. मॉक टेस्ट में यस आई अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैटर्स, लेकिन सब्जेक्ट टेस्ट पार्ट टेस्ट आर जस्ट टू मेक यू रियलाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, नॉट टू जज योर कैपेबिलिटी. आपकी कैपेबिलिटी टेस्ट नहीं कर रहा, आपको लर्निंग दे रहा है. आप ऐसा समझो प्रैक्टिस मैच की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, मैटर करती है वर्ल्ड कप में आप कैसा खेल रहे हो.
तो प्रैक्टिस मैच में अच्छे रन बन रहे हैं, खराब रन बन रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। तो टेस्ट से प्लीज भागिए मत, आप टेस्ट दीजिए, कम से कम अगर आप अभी से दे रहे हो तो हफ्ते में एक टेस्ट तो एटलीस्ट दीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपका रनिंग है, और ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए। जैसे सितंबर में आप इसको 2 या 3 टेस्ट पे ले आना, दिसंबर में तो आप कोशिश करना कि हर ऑल्टरनेट डे आप टेस्ट दे रहे हो, एटलीस्ट इस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ा